हेलो फ्रेंड, डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आइए आज हम लोग सनशाइन पुस्तक, जो चौथी कक्षा की पुस्तक है, उस पुस्तक का पोयम द लैंड ऑफ राइजिंग सन देखते हैं। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसका अर्थ होता है बच्चों उगते हुए सूर्य की भूमि। लैंड का मतलब होता है भूमि, धरती, और राइजिंग मतलब उगते हुए, सन मतलब सूर्य। मतलब द लैंड ऑफ राइजिंग सन का अर्थ हुआ उगते हुए सूर्य की भूमि। आइए आज हम लोग इस कविता को देखते हैं। कविता के शुरू में लिखा हुआ है, जैसा कि आप पोयम में देख रहे हैं, डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, विच आर आवर नेबरिंग कंट्रीज। विच आर आवर नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग का अर्थ होता है निकट का, पड़ोसी का। प्रश्न ये है कि हमारा पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों? आप इस बात को तो अच्छी तरह जानते होंगे कि भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना जैसे देश। तो उसी तरीके से चूँकि हम या हमारा देश जो है वो एशिया महादेश में है, तो आज हम लोग एक ऐसे देश के बारे में पढ़ेंगे इस पोयम में, जो कि हमारा निकट का पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन हमारे एशिया महादेश में है। इस नाते यह देश हमारा पड़ोसी देश ही कहा जाएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट जापान। दूसरा प्रश्न है कि आप जापान के बारे में क्या जानते हैं। मतलब क्या आप जापान के बारे में जानते हैं। मुझे पता है बच्चों कि आप जापान के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। जैसे कई सीरियल आते हैं बच्चों के लिए चैनल पे, खास करके कार्टून चैनल पे, जैसे कि एक आता है शिनचैन, एक आता है डोरेमोन। ये सब जो आप देखते हैं बच्चों, ये दरअसल जापान से ही रिलेटेड हैं, जापान से संबंधित हैं ये देश। आइए हम लोग आज ऐसे ही देश जहां शिनचैन और डोरेमोन जैसे लोग रहते हैं, उस देश के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। रीड एंड एंजॉय, पढ़ें और मज़े लें हम लोग इस कविता का। कविता जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, ये 5 स्टैंजा यानी 5 पैराग्राफ में बटा हुआ है। 4-4 लाइन के 4 स्टैंजा हैं और 2 लाइन का 2 स्टैंजा है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। फर्स्ट स्टैंजा है बच्चों, ओह हाउ आई वुड लव टू लिव इन द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, टू हैव ए चेरी ब्लॉसम ट्री टू लुक टू एज द डे बिगन। ओह, पहला लाइन बिल्कुल, कवि जो है वो बिल्कुल पहले लाइन में ही जापान की खूबसूरती देख करके बिल्कुल विस्मित है, चकाचौंध है। वो कहता है, ओह हाउ आई वुड लव टू लिव। ओह, कैसे मैं इस देश में रहने से अपने आप को रोकूं। मैं कैसे यह चुप हो जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं ऐसे देश को जो इतना खूबसूरत है। इन द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, वह देश जो उगती हुई भूमि का देश है। इन द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, टू हैव ए चेरी ब्लॉसम ट्री, उस देश में जहाँ एक चेरी जो एक वृक्ष होता है, पहाड़ी पेड़ होता है, पहाड़ के ऊपर ये खिलता है, पहाड़ी क्षेत्रों में उसे चेरी कहते हैं। तो जहाँ जिस राइजिंग सन की लैंड में जहाँ चेरी के पेड़ खिलते हैं, यानी वो फूल देते हैं, तो लुक टू एज द डे बिगन,
जब आप देखेंगे तो लगेगा जैसे अभी अभी सुबह हो रही है, दिन की शुरुआत हो रही है। ऐसे देश में कौन नहीं रहना चाहेगा? हाउ आई वुड लव टू लिव, कौन नहीं रहना चाहेगा ऐसे देश में। आइए सेकेंड स्टैंजा हम लोग देखते हैं। दूसरे स्टैंजा में कवि कहता है, आई कांट वेट टू राइड द बुलेट ट्रेन एंड कैच ऑल ऑफ द साइड्स, क्लाइम माई वे अप ओल्ड फूजी टू लुक डाउन फ्रॉम इट्स हाइट्स। दूसरे स्टैंजा में बच्चों दो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो जापान की दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक तो बुलेट ट्रेन और दूसरी माउंट फूजी यानी फूजी पर्वत। बुलेट ट्रेन आप सब जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, सबसे तेज गति से चलती है ये ट्रेन। कवि कहता है इस दूसरे स्टैंजा में, आई कांट वेट टू राइड द बुलेट ट्रेन एंड कैच ऑल ऑफ द साइड्स। मैं बुलेट ट्रेन पे कैसे चढ़ने से इंतज़ार करूं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूं। आई कांट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूं टू राइड द बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन पे चढ़ने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। एंड कैच ऑल ऑफ द साइड्स, और मैं देखूंगा उन सारे स्थानों को जहां से होकर यह बुलेट ट्रेन जाती है। क्लाइम माई वे अप ओल्ड फूजी, मैं पुराने जो फूजी पर्वत है, आप जानते हैं बच्चों ये जापान का एक महत्वपूर्ण पर्वत है फूजी, जो कि ज्वालामुखी से बना हुआ है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये बहुत ही खूबसूरत माउंटेन है, पर्वत श्रेणी है, पहाड़ है। कवि कहता है, क्लाइम माई वे अप ओल्ड फूजी, मैं चढ़ूँगा उस फूजी माउंटेन पे, फूजी पर्वत पे चढ़ूँगा मैं, टू लुक डाउन फ्रॉम इट्स हाइट, और मैं वहाँ से नीचे भी देखूँगा। हाइट्स मतलब ऊंचाई, सबसे ऊपर की चोटी पर मैं चढ़ूँगा और वहाँ से मैं नीचे देखूँगा। जब आप ऊपर जाते हैं काफ़ी ऊपर और वहाँ से नीचे देखते हैं तो चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं और बड़ा अच्छा लगता है, आप देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। थर्ड स्टैंजा में कहता है कवि, द गार्डन्स दे आर ब्यूटीफुल, नेचुरल एंड यूनिक, द गार्डन्स ऑल्सो सिम्बोलाइज ए ग्रैंड एयर ऑफ मिस्टी। कहता है कवि, द गार्डन्स देयर आर ब्यूटीफुल, जो यहाँ बगीचे हैं, मतलब जापान में जो बगीचे हैं, दे आर ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर सुंदर बागीचे हैं। नेचुरल एंड यूनिक, सिर्फ सुंदर ही नहीं हैं, वे बागीचे बिल्कुल प्राकृतिक फूलों से, पेड़ों से भरे हुए हैं और यूनिक हैं। यूनिक मतलब अनूठा है, अनोखा। ऐसा अनूठा बागीचे नहीं होते हैं आमतौर पे, क्योंकि ये बागीचे बिल्कुल प्राकृतिक हैं। इनको मनुष्य, ऐसा नहीं है कि ये लोगों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जगह जगह पेड़ या फूल लगाए गए हैं, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक रूप से चारों ओर ये बागीचे में फूल और पेड़ अपने आप उगे हुए हैं और उनको बस संवार के सजा के रखा गया है। तो द गार्डन्स दे आर ब्यूटीफुल, नेचुरल एंड यूनिक, ये बिल्कुल प्राकृतिक हैं और अनूठे हैं। द गार्डन्स ऑल्सो सिम्बोलाइज, सिम्बोलाइज का मतलब होता है संकेत द्वारा प्रकट करना, और ये जो गार्डन्स है, ये जो बगीचे हैं, ये प्रकट करते हैं, मतलब बताते हैं हमको। ये एक सिंबल है, एक संकेत हैं। किस चीज़ के संकेत हैं? एक ग्रैंड एयर ऑफ मिस्टिक। ग्रैंड एयर, ग्रैंड मतलब ढेर सारा और मिस्टिक का मतलब होता है गुप्त, रहस्यमय। यानी कि ये गार्डन जो है, ये बगीचे, ये ऐसे हैं जहाँ ढेर सारी ठंडी और शीतल हवा आती है, जो पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रही है, गुप्त हवा, लगता है रहस्यमय है। जब ये हवा आती है तो अपने साथ साथ बहुत ही उल्लास और उत्साह को लेकर आती है। अगला
तो अगले 4 लाइन का जो स्टेंजा है बच्चों, इसमें कवि कहता है, द काबुकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल, देयर पार्ट्स दे प्ले इनक्रेडिबली वेल, दे हैव द ऑडियंस इन देयर हैंड्स until they bid farewell। इस अगले स्टेंजा में जापान के एक बहुत ही अच्छी नृत्य शैली जो है, नृत्य या नाचने की शैली, गायन की शैली, उस शैली के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। वो शैली है काबुकी। काबुकी जो एक्टर होते हैं, काबुकी एक गायन या नृत्य की शैली है जिसमें एक्टर जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, वो गाते भी हैं और नाचते भी हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो इस स्टेंजा में कवि कहता है कि द काबुकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल। जो काबुकी कलाकार हैं वे अमेजिंग हैं यानी अद्भुत हैं, और वे ग्रेसफुल हैं मतलब उन्होंने खूबसूरत कपड़े पहन रखे हैं, वो बिल्कुल सुशोभित हैं, सुंदर दिखाई देते हैं, उनके ड्रेस बहुत सी सुंदर हैं। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा बच्चों कि जो काबुकी डांस है जापान का, इसमें मुख्य रूप से पुरुष लोग ही भाग लेते हैं और बहुत ही सुंदर नृत्य वो करते हैं। देयर पार्ट्स दे प्ले इनक्रेडिबली वेल। वे जो अपना अभिनय करते हैं, देयर पार्ट्स दे प्ले, जो वो अभिनय करते हैं उस नृत्य में, वो इनक्रेडिबली का मतलब है कि अविश्वसनीय रूप से वो इतना अच्छा होता है कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उनके नृत्य को देखने के लिए, उनके एक्टिंग को देखने के लिए। दे हैव द ऑडियंस इन देयर हैंड्स। कवि यहाँ कहता है कि दे हैव द ऑडियंस इन देयर हैंड्स। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, दर्शक। जो दर्शक वहाँ होते हैं, उनको देखने वाले, वे लोग बिल्कुल, दर्शक जो होते हैं वो काबुकी कलाकारों के बिल्कुल बंध जाते हैं उनकी कला को देखते समय, उनके नृत्य और गायन को देखते समय, बिल्कुल जैसे कठपुतली हो गए हों। लोग कठपुतली हो जाते हैं और काबुकी एक्टर्स जो कुछ भी करते हैं, देखने वाले लोग आंख पलक झपकाए बिना उनको देखते रहते हैं। अनटिल दे बीट फेयरवेल, तब तक भी देखते रहते हैं उन कलाकारों को जब तक वे फेयरवेल न कर दें, जब तक वे विदाई न ले लें स्टेज से, जब तक वे चले नहीं जाते हैं, तब तक जो दर्शक होते हैं वे हाथ हिलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं उनके लिए। और आखिरी का लास्ट स्टेंजा है बच्चों, आई कांट वेट टिल आई एम्बार्क टू दिस लैंड आई विश टू सी, आई होप यू फील एज आई डू एंड डिसाइड टू कम विथ मी। आखिरी स्टेंजा में कवि कहता है बच्चों, आई कांट वेट टिल आई एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है पहुंच जाना। कवि कहता है कि मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं उस लैंड ऑफ राइजिंग सन पहुँच न जाऊँ। टू दिस लैंड आई विश टू सी, उस भूमि पर, उस जगह पर जहाँ जिसकी देखने की मैं इच्छा करता हूँ। आई विश टू सी, जहाँ जाने की मैं इच्छा करता हूँ। आई होप यू फील एज आई डू, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वैसा ही महसूस करते होगे जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। एंड डिसाइड टू कम विथ मी, और निर्णय लो मेरे साथ आने का। कवि कहता है कि यह भूमि, यह देश इतना अच्छा है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, कि यहाँ आप आना चाहेंगे, बार बार आना चाहेंगे, और इसीलिए आप निर्णय लें एक बार, कम से कम एक बार मेरे साथ वहाँ चलने का, ताकि हम लोग देख सकें उस लैंड को जहाँ सूरज उगता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। बच्चों, आप जानते हैं कि जापान को राइजिंग सन का लैंड इसलिए कहा जाता है कि पूरे ग्लोब पर जापान ही वह देश है जहाँ उगते हुए सूर्य का सबसे पहले किरण पड़ता है। यानी सूर्य की पहली किरणें ग्लोब पर अगर किसी स्थान पर सबसे पहले पड़ती हैं तो वो जापान है, और इसीलिए इस देश का नाम द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा गया है। थैंक यू बच्चों, ये कविता खत्म हो गई। हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में
इस पोयम में आए हुए कठिन शब्दों को देखेंगे और प्रश्न उत्तर देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ये पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि उनको सूचना नहीं होती है। तो आप हेल्प करें प्लीज़ उनका। थैंक यू वेरी मच।